कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भाग को सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। मायरा का पीछा कौन कर रहा है, इस सच्चाई का पता लगाने के लिए सिद्धार्थ किसी से मिलने चला जाता है। इधर मायरा अपने कॉलेज के गार्डन में बैठी थी। वह ये सोच रही थी कि अब कुछ भी करके उसे करण से मिलना है। वह ये सोच ही रही थी कि उसकी नज़र कुछ दूर बैठी आव्या पर पड़ी। आव्या आज कुछ खोई खोई सी नजर आ रही थी और थोड़ी उदास लग रही थी। मायरा उसके पास आई और बैठकर बोली, क्या हो गया, इतनी उदास क्यों लग रही हो? अब ये मत बताना कि तू उन लोगों की वजह से उदास है। अगर यही बात है ना तो छोड़ उन्हें, भाड़ में जाएं वो और भाड़ में जाएं उनकी बातें। तू इग्नोर करना उन्हें, चिल मार। यह बोलकर वह रिलैक्स होकर बैठ गई। आव्या उदास आंखों से उसे देखते हुए बोली, उनकी बातों की तो अब आदत हो गई है, इग्नोर ही करती हूँ उन्हें। पर कुछ बातें दिल को बहुत ठेस पहुँचाती है। क्या मतलब, क्या कहा है उन्होंने तुझे? तू बस बता मुझे, चुन चुन के हिसाब लूंगी मैं उनसे। बहुत टॉर्चर कर चुके हैं वह तुझे। यह कहकर वह खड़ी हो गई और आव्या की तरफ देख कर बोली, चल मेरे साथ, तू आज बताती हूँ मैं उन्हें। वह जाने लगी तो आव्या ने उसे रोकते हुए कहा, रुक जा मेरी झांसी की रानी, जब देखो घोड़े पर सवार रहती हो। मुझे ये सब आराम से खत्म करना है, ना कि जंग लड़ने जाना है। मायरा मुंह बनाकर वहां पर बैठ गई और बोली, ठीक है, नहीं जा रही हूँ। अच्छा अब बता तू कि इतनी उदास क्यों है? क्या बोला इस बार उस डायन ने? मायरा थोड़ा गुस्से में बोली, वह मुझसे घर का रेंट और वहां रहने का किराया मांग रहे हैं। अगर मैंने घर का किराया नहीं दिया तो वह मुझे घर से निकाल देंगे। उदास इसलिए नहीं हूँ कि उस औरत ने मुझे ये सब कहा। दुख इस बात का है कि इस सब में पापा भी शामिल हैं। मैं अब खुद भी वहाँ नहीं रहना चाहती। मैं सोच रही हूँ कि जॉब के लिए अप्लाई करूँ, उसके बाद कम से कम उनसे अलग होकर चैन से तो रहूँगी। यह कहकर आव्या ने एक गहरी सांस ली और चुप हो गई। यह सब सुनकर मायरा, जो अब तक अपने गुस्से पर कंट्रोल किए हुए थी, अब उसका गुस्सा फूट पड़ा। वह बोली, वह तेरे ही घर में तुझसे ही किराया मांग रहे हैं। हिम्मत कैसे हुई उनकी ऐसा करने की? उस डायन को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और वह शैतान का नाती, क्या नाम है तेरे भाई का? अभय। मेरा मन कर रहा है कि पीट पीट के उसकी चमड़ी उधेड़ दूं। और बाकी रहे तेरे पूज्य पिताश्री, उन्हें तो कुछ दिखाई ही नहीं देता, जन्मजात अंधे जो ठहरे, और अब तो वह भी इन सब में शामिल हैं। वाह, किसी दिन मेरे हाथ लग गए ना तो दोनों को बता रही हूँ, दोनों का टेटुआ दबा दूंगी। और हाँ, उनका मर्डर करने के बाद तो जेल भी नहीं होगी मुझे। भाई है ना, बचा ही लेंगे मुझे। हो गया तेरा, कितना बोलती है यार तू। पता नहीं बचपन में करण और अब घर में अखिल जी कैसे झेलते हैं तुझे। वह तो अखिल जी इतने अच्छे हैं कि तुझे उठाकर कहीं फेंक नहीं दिया, वरना कोई और होता तो कब का तुझे कहीं पर छोड़कर चला जाता। यह सुनकर मायरा का मुंह बन गया। कुछ सेकंड सोचने के बाद वह बोली, वैसे तू मेरे साथ चल, मेरे घर रहना, हम साथ में रहेंगे। वैसे भी इतने बड़े घर में मैं और भाई ही रहते हैं। तू आ जाएगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। वह चहकती हुई बोली और बोलती ही जा रही थी। आव्या उसे रोकते हुए बोली, जरा 2 मिनट शांत हो जा मेरी सुपर फास्ट एक्सप्रेस, मुझे भी कुछ बोलने दे। हाँ तो बोल, तुझे किसने रोका है? यह सुनकर आव्या उसे घूरने लगी, जैसे कह रही हो, आप शांत हो तो ना मैं कुछ बोलूं। मायरा बोली, ऐसे घूर क्या रही है, आप बोलेगी भी? आव्या सीरियस होकर बोली, मायरा मैं तुझसे एहसान नहीं ले सकती और ना ही तुझ पर बोझ बनना चाहती हूँ। अगर तुझे मदद करनी है ना तो बस एक जॉब सजेस्ट कर दे। मायरा को पता था कि वह कभी उसके साथ रहने को राजी नहीं होगी, तो उसने भी आव्या को ज़्यादा कुछ नहीं बोला और कुछ सोच कर कहा, ओके तू यहीं रुक, मैं अभी एक कॉल करके आई। यह कहकर उसने अपना फोन उठाया और कुछ दूर पर जाकर किसी को कॉल किया। आव्या अपने मॉम डैड की इकलौती बेटी थी। दोनों ही उससे बहुत प्यार करते थे। जब आव्या 5 साल की थी तब उसकी माँ दिल की बीमारी की वजह से गुजर गई। 6 महीने बाद ही उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। उनकी दूसरी पत्नी का एक बेटा है, अभय। मिसेस तिवारी एक नंबर की लालची औरत है और अभय भी एकदम घटिया और लड़कीबाज इंसान है। आव्या की सौतेली माँ और भाई उस पर हमेशा टॉर्चर करते हैं और बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। यहाँ तक कि अभय, जो उसका छोटा भाई था, वह अपने घटिया और छिछोरे दोस्तों को लेकर
आभ्या को रास्ते में और घर में परेशान करता था और मारता था। आभ्या की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। उसने एक बार हिम्मत करके पुलिस में इनके खिलाफ कंप्लेन की थी, तो दोनों माँ बेटों ने मिलकर उसे दिमागी रूप से बीमार होने की झूठी रिपोर्ट बनवा कर दे दिया। मिस्टर तिवारी आभ्या से बचपन से ही बहुत प्यार करते थे, पर वक्त के साथ और मिसेस तिवारी की बातों में आकर उनका बर्ताव भी आभ्या के प्रति सशक्त होता गया। आभ्या भी अपने पिता से बहुत प्यार करती थी, पर उस मेडिकल रिपोर्ट को पुलिस को उसके पिता ने ही दिया था। इस वजह से अब वह उन्हें भी नफरत करने लगी थी। वह दोनों ही आभ्या को अपने ही घर में नौकरानी की तरह रखते थे। आभ्या को स्कॉलरशिप मिली थी, इसी वजह से उसकी कॉलेज की फीस माफ़ कर दी गई थी। मायरा हमेशा आभ्या की मदद करना चाहती थी, पर आभ्या एक स्वाभिमानी लड़की थी। वह कभी किसी का एहसान लेना नहीं चाहती थी। दुनिया उसे बेचारी ना समझे, इस वजह से वह किसी के साथ अपनी फीलिंग शेयर नहीं करती थी। वह हमेशा से रिजर्व ही रही है, या फिर कहें कि उसे इसकी आदत हो गई है। मायरा दूसरी तरफ गई और अखिल को कॉल कर दिया। 2-3 बार रिंग जाने के बाद अखिल ने कॉल पिक किया। अखिल बोला, हेलो भाई, क्या आप अभी फ्री हो? मुझे आपसे थोड़ा काम था। हुक्म कीजिए राजकुमारी साहिबा, आपके लिए तो मैं हमेशा फ्री हूँ। बोलो क्या काम है? भाई, मुझे आभ्या के बारे में कुछ बात करनी थी। आप तो जानते ही हो कि उसकी फैमिली कैसी है। मायरा ने अखिल को सभी बात बता दिया और बोली, आप तो जानते हो कि वह हमसे डायरेक्ट मदद नहीं लेगी, तो क्या आप आभ्या के लिए ऑफिस में कोई पोस्ट क्रिएट नहीं कर सकते? प्लीज़ भाई, मना मत करना। मायरा की बात सुनकर अखिल को आभ्या के घर वालों पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि कोई अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। अखिल बोला, तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारी किसी भी बात को नहीं टाल सकता। फिर अखिल कुछ देर सोचते हुए बोला, एक काम करो, कल आभ्या को इंटरव्यू के लिए बोल दो, बाकी सब मैं देख लूँगा। मायरा खुशी से चहकते हुए बोली, थैंक यू भाई, आप दुनिया के बेस्ट भाई हो। यह कहकर उसने फ़ोन रखा और आभ्या के पास चली आई। मायरा आभ्या के पास गई तो देखा कि वह किसी सोच में खोई हुई है। मायरा को शरारत सूझी तो वह धीरे से आभ्या के पीछे खड़ी हो गई। आभ्या अपने ख्यालों में ऐसी खोई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कब मायरा उसके पीछे खड़ी हो गई। मायरा ने अचानक से उसके कंधे दबा दिए और एकदम से चिल्लाई, आभ्या! आभ्या एकदम से उछलकर दूर खड़ी हो गई और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। उसने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा तो मायरा खड़ी पेट पकड़कर हंस रही थी। आभ्या ने गुस्से से कहा, मायरा की बच्ची, रुक, तुझे बताती हूँ। ये कहकर वह मायरा के पास जाने लगी तो मायरा भाग गई और आभ्या भी उसके पीछे पीछे भागने लगी। मायरा और आभ्या गार्डन से भाग रहे थे और वहाँ बैठे हुए कुछ स्टूडेंट उन दोनों को देखकर हंस रहे थे। जब मायरा थक गई तो आभ्या ने उसे पकड़ते हुए कहा, अब आई ना हाथ में? तो मायरा बोली, सॉरी सॉरी, अब माफ़ भी कर दे, मैं तो बस मजाक कर रही थी। आभ्या बोली, तू हमेशा ही मजाक करती रहती है, कभी तो सीरियस हो जाया कर। तो मायरा ने अपने फेस पर एकदम सीरियस एक्सप्रेशन लाते हुए कहा, चल अब ठीक है। मायरा का चेहरा ऐसे लग रहा था जैसे दुनिया भर की सीरियसनेस उसके चेहरे पर ही हो। मायरा देख, आभ्या इतना ही बोल पाई थी कि मायरा ने उसे बैठाते हुए कहा, अच्छा बाबा सॉरी, वैसे तेरे लिए एक गुड न्यूज़ है। आभ्या ने कहा, अब कौन सी आफत आ गई? आफत नहीं, खुश खबर है पागल, तुझे कल भाई के ऑफिस में जाना है इंटरव्यू के लिए। आभ्या ने चौंकते हुए कहा, तू सच बोल रही है? मायरा ने तंज कसते हुए कहा, मैं कहाँ सच बोल रही हूँ, मुझे तो झूठ बोलने पे कमीशन मिलता है, इसलिए झूठ ही बोल रही हूँ। पागल है क्या? मैं तुझसे झूठ क्यों बोलने लगी? कल 10 बजे तुझे ऑफिस पहुँचना है। आभ्या उसके गले लगते हुए बोली, थैंक यू मायरा, थैंक यू सो मच, मैं तेरा एहसान ये ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। अब फाइनली मैं उस घर से निकल पाऊंगी। ये सुनते ही मायरा मुँह फेर कर बैठ गई और झूठ मूठ का गुस्सा दिखाते हुए बोली, मुझे ये सब करना ही नहीं चाहिए था, कैसे जॉब मिली भी नहीं और तूने मुझे पराया कर दिया। और हाँ, मैंने तुझ पर कोई एहसान नहीं किया है, मैंने भले ही बात की है, पर इंटरव्यू तो तुझे अपने दम पर क्लियर करना होगा, सो अच्छे से तैयारी करके जाना। आभ्या बोली, हाँ ठीक है, अच्छा आगे से नहीं बोलूँगी ऐसा कुछ। अब चल भी, ऐसे ही दिन भर यहीं फूलन देवी बनकर बैठी रहेगी। चल, वरना क्लास के लिए लेट हो जाएंगे हम। फिर दोनों ही अपने क्लास के लिए चली गई।
उधर सिद्धार्थ दोपहर को अपनी मीटिंग खत्म करके अपने केबिन में आया और राघव को बाकी का काम देकर वहां से चला गया। पीछे से राघव ने खुद से कहा, क्या अजीब आदमी है, ऐसा कौन सा काम है इसे जो ऐसे हड़बड़ी में चला गया, और गया तो गया, सारा काम मुझे थमाकर चला गया। कितने दिनों के बाद आज मैंने चित्रा के साथ मूवी और डिनर का प्लान बनाया था, पर इस राक्षस ने सब बिगाड़ दिया। कैसा दोस्त है, अपने ही दोस्त का घर बसने से पहले ही तोड़ रहा है। बोलो, मैं अपने ही मंगेतर के साथ टाइम नहीं बिता सकता। अब तो घर जाते जाते रात हो जाएगी। मेरे अच्छे खासे मूड पर पानी फेर दिया इस आदमी ने। अब तो आज की रात फाइल्स के साथ बितानी पड़ेगी। एक बार बस मायरा तेरे पास आ जाए, फिर बताता हूँ बच्चू तुझे कि ऐसे फंसने पर कैसा लगता है। यह कहकर वह मुँह लटकाए अपने केबिन में चला गया। वहीं सिद्धार्थ अपने प्राइवेट विला में पहुंचा। वह एक लग्जीरियस विला था। विला के बाहर काले कपड़े पहने हुए बॉडीगार्ड एक डिसिप्लिन में खड़े थे। सिद्धार्थ विला के अंदर गया। वहां का इंटीरियर भी काफ़ी महंगा था। चारों तरफ क्लासिकल यूरोपियन की डिज़ाइन विला को और भी आकर्षक बना रही थी। यह विला सिद्धार्थ के ऑफिस के पास एक शांत जगह पर था, इसलिए कभी कभी ज़्यादा काम होने पर वह घर नहीं जाकर यहीं रह जाता था। सिद्धार्थ सीधे बेसमेंट में चला गया। बेसमेंट में बने एक सीक्रेट रूम में जाकर एक बॉडीगार्ड के साथ बात करने लगा। सिद्धार्थ अंदर गया। वहां पर उन लोगों ने एक लड़के को कुर्सी पर हाथ पैर बांधे बैठा रखा था। वह कोई और नहीं बल्कि साहिल था। रेस्टोरेंट वाली घटना के बाद से ही साहिल गायब था। उसका कोई अता पता नहीं मिल रहा था, क्योंकि उस दिन सिद्धार्थ के गार्ड्स ने उसे रेस्टोरेंट से ही उठा लिया था। वहां खड़े एक आदमी ने सिद्धार्थ से कहा, बॉस, हम जब से उसे यहाँ लेकर आए हैं तब से वो 2 दिन तक उसके फ़ोन पर किसी शार्क के नाम से बार बार कॉल आ रहे थे, फिर अचानक से आने बंद हो गए। इसके फ़ोन पर आखिरी कॉल भी उसी का था। तभी दूसरे आदमी ने कहा, बॉस, हमने उस नंबर की इन्फॉर्मेशन निकालनी चाहिए, पर वह एक प्राइवेट नंबर था। हम इससे कब से पूछ रहे हैं, पर ये एक ही बात की रट लगाया जा रहा है कि ये उस आदमी को नहीं जानता। हमने अपने आदमी लगाए हैं उसकी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, पर पता चला है कि यह नंबर इंडिया का नहीं है। जैसे ही उसने यह बात सुनी, वह अपने मुंह से आवाज़ करने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर सिद्धार्थ ने एक आदमी से कहा, मुंह खोलो इसका, देखते हैं क्या बोलता है। तो एक आदमी ने उसके मुंह से टेप निकाला। सिद्धार्थ साहिल के पास गया और उसके बालों को बेरहमी से पकड़ कर बोला, बोल, क्यों किया उसके साथ ऐसा? जहाँ तक मुझे पता है तू 4 साल से उसे जानता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे हर्ट करने की? मैं उस पर एक खरोच तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। और यह शार्क कौन है? साहिल ने तड़पते हुए कहा, मुझे सच में कुछ नहीं पता। मैंने आज तक उसे नहीं देखा है। वह मुझसे सिर्फ कॉल पर ही बात करता है। मैंने सच में जानबूझकर कुछ नहीं किया। मैं ऐसा कुछ करना नहीं चाहता था। सिद्धार्थ ने उसे छोड़ा और वहां रखे सिंगल सोफे पर एक पैर पर दूसरा पैर रखते हुए बैठ गया। क्या मतलब? बात को घुमाने की ज़रूरत नहीं है। जो बोलना है सीधे सीधे बोलो। सिद्धार्थ का चेहरा इस वक्त एक्सप्रेशन लेस और डार्क था। उसके ऐसे चेहरे को देखकर साहिल भी एक पल के लिए घबरा गया। साहिल डरते हुए बोला, मैं मायरा को जब से जानता हूँ मुझे वह बहुत अच्छी लगती है। उसकी अच्छाई और मासूमियत को देखकर एक पल के लिए मैं भी पिघल गया और ये सब कभी नहीं करना चाहा, पर मैं मजबूर था। अगर मैंने उस आदमी का काम नहीं किया तो वह प्रतीक को मार डालेगा। सिद्धार्थ अपनी कड़क आवाज़ में बोला, पूरी बात बताओ। साहिल ने कहा, बताता हूँ, और बोलने लगा, मेरे मम्मी पापा न्यूयॉर्क में रहते हैं। मुझे इंडिया में रहना पसंद था, इसलिए मैंने शुरू से ही यहीं पढ़ाई की है। न्यूयॉर्क में पापा का बिजनेस है। वहाँ पर एक बिजनेस में है जो अपना नाम शार्क बताता है। उसे आज तक ज़्यादा लोगों ने नहीं देखा है और ना ही वह मीडिया के सामने आता है। उसने धोखे से हमारी कंपनी के 80% शेयर अपने नाम कर लिया और मेरे छोटे भाई प्रतीक को भी किडनैप करवा लिया। तब तक मायरा और मैं काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके थे और वह मुझसे पहले से ही नज़र रखे हुए था। प्रतीक को दिखाकर वह मुझे और मेरी फैमिली को ब्लैकमेल करने लगा कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वह प्रतीक को मार डालेगा। मैं अपने भाई के साथ कैसे कुछ होने दे सकता था, इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ी।
अगर उस दिन मायरा ने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया होता तो मौका देखकर मुझे वह पेपर्स लेने थे और उसे ले जाकर देना था। जब मायरा ने मुझे मना कर दिया तो मुझे प्रतीक की चिंता होने लगी और गुस्से में मुझसे वह सब कुछ हो गया। मुझे उस वक्त वह पेपर्स किसी भी हालत में चाहिए था ताकि मैं अपने भाई को बचा सकूं। सिद्धार्थ, जो अब तक चुप था, वह बोला, और तुम्हें क्या लगता है कि वह पेपर्स उसे देने के बाद वह तुम्हें बख्श देता? वह तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को जान से मार देगा ताकि कोई भी सबूत ना बचे। यह सुनकर साहिल ने कहा, तो क्या करूं मैं? अपनी आंखों के सामने अपने भाई को मरने दूं? सिद्धार्थ, प्लीज मेरी मदद करो। तुम इतने बड़े बिजनेसमैन हो, पूरे इंडिया में तुम्हारे कनेक्शन हैं और मुझे लगता है कि वह एक इंडिया का ही है, क्योंकि उसकी बातों से वह विदेश का नहीं लगता। सिद्धार्थ उसकी बात को एकदम शांति से सुन रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे और न ही उसके चेहरे को देखकर ये पता लगाया जा सकता था कि उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। सिद्धार्थ बिना कुछ बोले ही कमरे से बाहर चला गया और किसी को कॉल करने लगा। 2-3 रिंग के बाद फोन उठा लिया गया। वह आदमी नींद भरी आवाज में बोला, हेलो, कौन है? सिद्धार्थ बोला, अलेक्स के बच्चे, फ़ोन उठाने से पहले देख तो लिया करो कि किसने फ़ोन किया है। सिद्धार्थ की कड़क आवाज़ सुनकर अलेक्स, जो अब तक चैन से सो रहा था, हड़बड़ाकर उठ गया और बोला, सॉरी बॉस, वह मैं सो रहा था, आपको कुछ काम था तो बोलो। सिद्धार्थ ने अपनी वही रौबदार आवाज़ में कहा, तुम्हें मेरा एक काम करना है, तुम्हें कल के कल न्यूयॉर्क जाना है। यह कहकर सिद्धार्थ ने उसे सारी इन्फॉर्मेशन दे दी और कहा, 2 दिन है तुम्हारे पास, मुझे सब कुछ जानना है। सब कुछ मतलब सब कुछ। अलेक्स ने कहा, डोंट वरी बॉस, आपका काम जल्दी हो जाएगा। कॉल कट होने के बाद एलेक्स ने मन ही मन कहा, अब ये शार्क मछली कौन है जो सिद्धार्थ से दुश्मनी कर रहा है? लगता है इसकी भी सामत आई है। उसे शायद पता नहीं है कि सिद्धार्थ जितना हैंडसम और मासूम दिखता है उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक है। बहुत खराब गुस्सा है उसका, किसी को भी बर्बाद करने पर आ जाए तो बिल्कुल तरस नहीं खाता है। चलो छोड़ो, हमें तो हमारा काम मिल गया, अब चलते हैं न्यूयॉर्क। ये कहकर वह फिर से चादर तानकर सो गया। उधर सिद्धार्थ वापस उस कमरे में आया और बोला, अगर तुम सच कह रहे हो तो यकीन करो, उसे उसके बिल से घसीटते हुए बाहर निकालूंगा और मायरा को एक खरोच तक नहीं आने दूंगा। यह कहकर वह बिना कुछ सुने वहां से चला गया। रात का वक्त था। आनंद मेंशन में मायरा अपने कमरे से नीचे आ रही थी कि उसने देखा कि अखिल घर वापस आ चुका है। मायरा उसके पास जाते हुए बोली, भाई आप जल्दी फ्रेश होकर आ जाइए, मुझे बहुत भूख लगी है। तो अखिल बोला, तुम चलो, मैं शावर लेकर आता हूँ। जल्दी आना भाई, मेरे पेट में चूहे भंडारा कर रहे हैं। अखिल ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, ओ मेरी लेडी भीम, तू चल ना, मैं आ रहा हूँ। यह कहकर वह भागते हुए ऊपर चला गया। मायरा उसे मुंह बनाकर पीछे से घूर रही थी। अखिल कुछ देर बाद नीचे आया और जाकर कुर्सी खींचकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। वह आज कुछ परेशान लग रहा था। वह बस चुपचाप खाना खाए जा रहा था और मायरा ये सब कब से नोटिस कर रही थी। वह उसे देखते हुए बोली, भाई आप आव्या के बारे में सोच रहे हो ना? अखिल का तो जैसे ध्यान ही नहीं था, उसने ठीक से सुना नहीं और उसने हाँ में जवाब दिया। अपनी बात कहने के बाद अखिल को एहसास हुआ कि उसने क्या बोल दिया है। उसने मायरा की तरफ देखा तो वह आंखें बड़ी करके उसे देख रही थी और मुस्कुराए जा रही थी। अखिल ने जल्दी से हड़बड़ाते हुए कहा, 1 मिनट, मैं आव्या के बारे में क्यों सोचूंगा? मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा, समझी? भाई आपको झूठ बोलना नहीं आता तो कोशिश भी क्यों करते हो? बहुत बुरी एक्टिंग करते हो आप। वैसे मुझे सिर्फ शक था पहले, पर अब यकीन हो गया है। वैसे तो मुझे पता है, पर आप आव्या को पसंद करते हो। आई मीन यू लाइक हर, नो यू लव हर। मायरा के ये कहते ही अखिल ने झट से बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्या कुछ भी बकवास किए जा रही हो? और हाँ, अपने इस छोटे से दिमाग को इतना मत दौड़ाया कर, वरना खत्म हो जाएगा। यह कहकर अखिल ने मायरा के सर पर एक हल्की सी चपत लगा दी। मायरा अपना सर सहलाते हुए बोली, आप अब भी झूठ बोल रहे हो ना? अखिल उसे डांटते हुए बोला, चुपचाप खाना खाओ, बहुत ज़्यादा सोचने लगी हो तुम। यह सुन मायरा ने बोला, हाँ शायद आप सही कह रहे हो, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। आप और किसी से प्यार तो कर ही नहीं सकते। पूरी दुनिया के सामने ये खड़ूस सा इमेज बनाकर रखा है, एकदम एंग्री यंग मैन की। कौन सी लड़की भाव देगी आपको?
फिर वह नौटंकी करते हुए बोली, हे भगवान, अब कौन सी लड़की ढूंढूं मेरे भाई के लिए? इतने छोटे छोटे कंधों पर अब अपने भाई की शादी का बोझ कैसे झेलूं? अब मेरे भाई ही ऐसे हैं जो हमेशा लड़कियों से दूर रहते हैं। वह तो मैं हूँ जिससे आप कम से कम प्यार से बात तो करते हैं। अखिल यह सुनकर काफी चिढ़ गया कि उसकी बहन उसके सामने ही उसे खड़ूस बोल रही है, और मायरा को घूरने लगा और बोला, ये क्या नौटंकी लगा रखा है, और क्या मैं तुम्हें इतना खड़ूस दिखता हूँ? तो मायरा ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए ना में सिर हिला दिया और बोली, आप तो इससे भी ज़्यादा खड़ूस लगते हो। और यह कहकर वह भाग गई। अखिल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह लड़की, इसका कुछ नहीं हो सकता। यह देखो, खाना भी नहीं खाया और चली गई। पागल है ये लड़की भी। यह कहकर उसने एक प्लेट में खाना निकाला और मायरा के कमरे की तरफ बढ़ गया। उधर मायरा अपने कमरे में गई और बोली, आप आब्या से प्यार तो करते हो पर बता नहीं पाते। कोई नहीं, मैं हूँ ना। यह कहकर वह टेबल से अपनी बुक उठाने लगी। बुक उठाते वक्त गलती से टेबल से गिलास नीचे गिर गया और टूट गया। मायरा उसे समेटने के लिए नीचे झुकी ही थी कि अखिल की आवाज़ आई, मायरा क्या कर रही हो फर्श पर? वो भाई, गलती से गिलास नीचे गिर गया और टूट गया, वही उठा रही हूँ। तो अखिल बोला, तुम रुको, मैं मेट को बुलाता हूँ, वरना कांच हाथ में चुभ जाएंगे। भाई, इतना छोटा सा काम है, मैं खुद भी कर सकती हूँ। इसके लिए मेट को बुलाने की क्या ज़रूरत है? मैं करती हूँ ना, अभी हो जाएगा। अखिल बोला, अच्छा ठीक है, ध्यान से करना। यह कहकर वह मायरा की बुक्स को शेल्फ पर लगाने लगा। मायरा सब साफ कर ही रही थी कि कांच की एक टुकड़े से उसकी उंगली पर कट लग गए और हल्का सा खून भी बहने लगा। चोट की वजह से उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। आह! अखिल पीछे पलटा और देखा तो मायरा अपने हाथ की उंगली को पकड़कर देख रही थी। अखिल जल्दी से उसके पास गया और उसे डांटते हुए कहा, कहा था ना मैंने कि मैं मेड को बुलाता हूँ, पर मैडम को सब कुछ अकेले ही करना है। देखो ना क्या हो गया, कितनी चोट लग गई। मायरा उसे शांत करते हुए बोली, भाई शांत हो जाओ, छोटा सा कट ही तो लगा है, ठीक हो जाएगा। बहुत लापरवाह हो तुम, किसी चीज़ को सीरियसली नहीं लेती हो। पता नहीं क्या होगा तुम्हारा, अब चुपचाप बैठो यहाँ पर। उसने मायरा को रूम में लगे सोफे पर बिठाया और कबोर्ड से फर्स्ट एड बॉक्स निकाल कर उसके बगल वाले सोफे पर बैठ गया और उसकी चोट को साफ करने लगा। मायरा को अखिल की आंखों में अपनी बहन के लिए प्यार और परवाह साफ दिख रहा था। अखिल ने उसकी चोट की ड्रेसिंग की और एक नौकर को आवाज़ दी, रघु रघु। रघु वहां आया तो अखिल ने उसे देखते हुए कहा, काका आप इसे साफ कर दीजिए और थोड़ा ध्यान से। अखिल ने मायरा को देखा और कहा, और आप मैडम जी अपनी शरारत के चक्कर में बिना खाना खाए ही आ गई। यह कहकर उसने खाने की प्लेट आगे किया तो मायरा ने अपने हाथ की उंगली दिखा दी जिस पर चोट लगी थी और मासूम सा फेस बनाया। अखिल ने उसे देखते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मैं खिला रहा हूँ, ऐसे मासूम सी शक्ल बनाने की ज़रूरत नहीं है। सबके लिए मासूम होगी, पर मुझे पता है कि तुम कितनी बड़ी शैतान हो। यह सुनकर मायरा ने अपने दांत दिखा दिए। अखिल उसे खिलाने लगा और मायरा बोली, वैसे भाई अच्छा हुआ मुझे पता चल गया कि आप आब्या को पसंद नहीं करते। चलो अच्छा हुआ, अब मैं रोहन को ग्रीन सिग्नल दे सकती हूँ। उसके यह कहते ही अखिल बोला, ये रोहन कौन है? भाई रोहन हमारे कॉलेज में पढ़ता है और बहुत अच्छा और डिसेंट लड़का है। खास बात यह है भाई कि वो 2 सालों से आब्या से प्यार करता है। अगर मैंने उसे ग्रीन सिग्नल दे दिया तो वह आब्या को प्रपोज कर देगा, और क्या पता आब्या हाँ भी कह दे। वैसे भी आब्या उससे काफ़ी अच्छे से बात करती है। अखिल झट से बोला, वाट, आब्या उस लड़के से प्यार करती है और मुझे कैसे पता नहीं चला? मेरे आदमियों ने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं अभी उनकी खबर लेता हूँ। यह कहकर वह अपना फ़ोन निकालने लगा तो मायरा ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, भाई क्या कहा आपने? आपने आब्या के पीछे अपने आदमी लगा रखे हैं? मायरा के ये कहते ही अखिल को एहसास हुआ कि उसने क्या बोल दिया है। वह धीरे से बड़बड़ाते हुए बोला, ये क्या बोल दिया? कभी तो जुबान पे लगाम रखना चाहिए। पर आब्या उस लड़के से प्यार करती है और उसके इतना क्लोज है, ये मुझे पता कैसे नहीं चला? अखिल ने आब्या की सेफ्टी के लिए अपने कुछ आदमियों को उसके पीछे लगा रखा था जो उसे प्रोटेक्ट करते थे। आब्या अखिल को पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी। अखिल ने यह बात हमेशा छुपा कर रखी ताकि आब्या को पता न चल जाए और वह रिजेक्ट ना कर दे।
पर मायरा यह काफ़ी टाइम से नोटिस कर रही थी। आव्या के दिल में भी कहीं न कहीं अखिल के लिए कुछ था, पर वह भी हमेशा इग्नोर कर दिया करती थी। मायरा ने जब उसे खुद से बड़बड़ाते हुए देखा तो बोली, भाई क्या खुद से ही बातें किए जा रहे हो? मैं क्या यहाँ पकौड़े तलने को बैठी हूँ? मुझसे बात करो ना। वैसे मैंने कुछ पूछा है, और हाँ, अपने शब्दों में सुधार कीजिए। मैंने ये नहीं कहा कि आव्या रोहन से प्यार करती है, मैंने ये कहा कि वह अच्छे से बात करती है। पर आपको क्यों बुरा लगा? आप तो उसे पसंद नहीं करते हो ना? या फिर इसका मतलब आप? हाँ, मैं प्यार करता हूँ उससे, और उसे किसी और के साथ नहीं देख सकता। और तुम खबरदार, जो उस रोहन को ग्रीन सिग्नल दिया तो उससे कह दो कि आव्या का एक बॉयफ्रेंड है। तुम मेरी बहन हो कि दुश्मन? अपने ही भाई का घर उजाड़ने पर तुली हुई हो। क्या चाहती हो कि मैं ऐसे सिंगल ही मर जाऊं? तो मायरा बोली, अगर आपने आव्या को जल्दी प्रपोज नहीं किया तो कोई और उठा ले जाएगा उससे, और आप अखंड सिंगल ही रहोगे जिंदगी भर। वैसे भाई एक बात बोलूं, आव्या बहुत अच्छी, टैलेंटेड और कैपेबल भी है। प्लीज़ आप उसे कल जॉब पर रख लेना। अखिल ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, तुम चिंता मत करो और आराम से सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। अखिल ने उसे सुलाया और लाइट ऑफ करके चला गया। अंधेरा होते ही मायरा को फिर से वही यादें और वही एहसास सताने लगे जो वह हर रात को पिछले 15 सालों से अंधेरे में और अकेले में महसूस करती थी। वह उठी और बालकनी में आकर खड़ी हो गई और एकटक चांद को निहारने लगी। उसे इस वक्त किसी चीज़ की परवाह नहीं थी और न ही किसी चीज़ का एहसास। ऐसा लग रहा था जैसे वह चांद को देखकर अपने दिल में उठ रहे उस तूफान को शांत करने की कोशिश कर रही हो। चाँद को देखते हुए उसे उस सर्द रात की ठंडी हवाओं का एक अजीब सा सुकून मिल रहा था, और उसकी आंखों से गिर रहे उन आंसुओं की कुछ बूंदें उसके पलकों को भिगा रही थी। अगले दिन आव्या सुबह सुबह ही जल्दी सब काम खत्म करके घर से निकल गई, ताकि उसे उसकी सो कॉल्ड फैमिली की मनहूस शक्ल ना देखनी पड़े। वह जल्दी जल्दी घर से निकली और आनंद कॉरपोरेशन की तरफ चल दी। आनंद कॉरपोरेशन में पहुंची और कैब वाले को पैसे देकर अंदर जाने लगी। वह जैसे ही कॉरपोरेशन के गेट के अंदर गई तो एक टक उस जगह को देखती ही रह गई। 36 फ्लोर की 2 बड़ी सी बिल्डिंग वहां पर थी। आव्या तो जैसे ही उसे देखती रह गई। हालांकि उसके पापा का भी बिजनेस था, पर उसे घर से कॉलेज के अलावा कहीं जाने नहीं दिया जाता था। आव्या ने बस एक बार ही अपने पापा का ऑफिस देखा था, जब उसकी माँ जिंदा थी, और उसे एक बार साथ लेकर गई थी। उस बिल्डिंग के कांच की दीवार पर आनंद कॉरपोरेशन लिखा था। ऑफिस को देखकर उसके मुंह से बस इतना ही निकला, वाह। अखिल जो यह सब अपने केबिन के कांच की दीवार से देख रहा था, वह मन में बोला, लगता है पसंद आया है ऑफिस। वैसे भी मैं और मेरा यह ऑफिस दोनों आपका ही है आव्या। बस आप एक बार लेने को हाँ बोल दीजिए। बाकी मेरी छुटकी तो पागल हो रही है मेरी शादी के लिए। अगर उसका बस चला तो हम दोनों को बेहोश करके या किडनैप करके ही शादी ना करवा दे। अखिल यह सब सोचकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उधर आव्या अंदर आती है और रिसेप्शन पर काम कर रही एक लड़की से पूछती है, मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ, अखिल सर से मिलना है। ओके वेट अ मिनट मैम। यह कहकर उस लड़की ने कुणाल को कॉल किया और बात करके आव्या से पोलाइटली बोली, मैम आप वहाँ वेट कीजिए, 15 मिनट बाद आपको 18th फ्लोर पर जाना है, वहाँ आपका इंटरव्यू कुणाल सर लेंगे। आव्या भी थैंक्स बोलकर वहाँ रखे सोफे पर बैठ गई। कुछ देर बाद वहाँ पर एक आदमी आया और आव्या को देखते हुए बोला, मिस आव्या? जी मैं ही हूँ, कहिए। मैम आपको कुणाल सर ने इंटरव्यू के लिए बुलाया है। यह कहकर वह आदमी आव्या को 18th फ्लोर पर लेकर गया और कुणाल के केबिन के सामने उसे छोड़कर अंदर चला गया। आव्या ने एक गहरी सांस ली और डोर ओपन करके कहा, मे आई कम इन सर? कुणाल ने लैपटॉप पर काम करते हुए ही कहा, कम इन। आव्या अंदर गई और जब कुणाल ने उसे बैठने का इशारा किया तो वह उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। हाय मैं कुणाल हूँ, अखिल सर का सेक्रेटरी। यह कहकर कुणाल ने उससे कुछ सवाल पूछा। आव्या ने भी सवालों के जवाब अच्छे से दिए। सवाल जवाब करने के बाद कुणाल ने उसे लैपटॉप की स्क्रीन देखते हुए कुछ पेपर्स दिए। लैपटॉप पर उसने आव्या को कुछ ग्राफ और प्रोजेक्ट के डिज़ाइन दिखाए। कुणाल आव्या से काफ़ी फ्रेंडली बात कर रहा था, इस वजह से आव्या भी कंफर्टेबल हो गई थी और काफ़ी कॉन्फिडेंटली काम कर रही थी।
आब्या ने कुछ ही मिनट में ही उस प्रोजेक्ट से 2 गलतियां निकाल लिया और उसे एक्सप्लेन करके उसे ठीक भी कर दिया। कुणाल आब्या को देखकर हैरान था और खुश भी। वह बोला, ब्रिलियंट आब्या, मुझे लगा था कि इस प्रोजेक्ट में कुछ गलत है, पर मुझे भी इसे ढूंढने में काफ़ी वक्त लगता, पर तुमने कुछ ही मिनटों में इसे कंप्लीट कर दिया। इट्स रियली इम्प्रेसिव। यह सुनकर आब्या ने हल्के से मुस्कुराया और कहा, थैंक यू सर। तो कुणाल बोला, सर थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है? वैसे तुम मुझे कुणाल बोल सकती हो। और हाँ, मैंने तुम्हें सेलेक्ट कर लिया है, पर फाइनल इंटरव्यू बॉस लेंगे, आई मीन अखिल सर लेंगे। आब्या बोली, इट्स ओके सर। कुणाल उसे देखने लगा तो आब्या बोली, सॉरी आई मीन कुणाल। तो कुणाल ने कहा, अब ठीक है आब्या, थोड़ी देर तुम्हें वेट करना होगा क्योंकि बॉस एक मीटिंग में है। मीटिंग खत्म होते ही मैं तुम्हें बुला लूँगा। आब्या ने ओके कहा और वहाँ बैठ गई। आब्या ने मायरा को कॉल किया। मायरा ने एक ही रिंग में कॉल पिक कर लिया। वह चहकते हुए बोली, क्या हुआ, तुझे जॉब मिल गई ना? कांग्रेचुलेसन माय डियर बेस्टी। मायरा इतना ही बोली थी कि आब्या ने कहा, ओए ऐसे पिंपो बाल की तरह उछलना बंद कर और सुन, मैं फर्स्ट टर्न में सिलेक्ट हुई हूँ, पर अभी सेकंड टर्न बाकी है। अखिल सर लेने वाले हैं मेरा इंटरव्यू। मायरा तपाक से बोली, फिर तो पहले से ही कांग्रेट्स, भाई ने तो तुझे हमेशा के लिए सिलेक्ट कर लिया है, अब किस बात की टेंशन? आब्या उसकी बात काटते हुए बोली, हमेशा के लिए सेलेक्ट कर लिया है, इसका क्या मतलब है? क्या बोल रही है तू? मायरा ने अपने दांतों तले जीभ दबा लिया और अपने ही सर पर एक चपत लगाया और मन ही मन बोली, तू भी ना मीरू, कभी भी कुछ भी बोलती है। अरे बोलने से पहले देख तो ले किसके सामने क्या बोलना है। अभी आब्या को सब पता चल जाता। उधर आब्या मायरा के बोलने का इंतजार कर रही थी और बोली, अब बोलेगी भी कुछ या मौन व्रत धारण कर लिया है? मायरा अपनी बात संभालते हुए बोली कि अरे मैं बस ये कह रही थी कि भाई तुझे ज़रूर सिलेक्ट कर लेंगे, आखिर तू इतनी टैलेंटेड है। तू बात को घुमा तो नहीं रही है ना? आब्या के ये कहते ही मायरा हड़बड़ा गई और बोली, तुझे मुझ पर 2 बूंद भी भरोसा नहीं है ना? तो जा, मैं नहीं कर रही तुझसे बात। ये बोलकर मायरा ने फ़ोन कट कर दिया और एक राहत की सांस ली और बोली, थैंक गॉड, अभी पकड़ी जाती और भाई मुझे कच्चा चबा जाते। उधर आब्या मायरा के बारे में सोच ही रही थी कि कुणाल उसके पास आया और बोला, आब्या बॉस ने तुम्हें बुलाया है। आब्या ने हाँ में सर हिलाया और लिफ्ट में घुस गई और अखिल के केबिन में पहुंची। अखिल ने उसे बैठने का इशारा किया तो आब्या वहां बैठ गई। वह कभी केबिन के इंटीरियर को देखती तो कभी अखिल को। अखिल का केबिन किसी लग्जीरियस रूम से कम नहीं लग रहा था। केबिन के एक तरफ एक बड़ा सा बुक शेल्फ रखा हुआ था, दूसरी ओर एक तरफ की कांच की दीवार थी जो सिर्फ अंदर से बाहर देखी जा सकती थी। दूसरी तरफ कुछ सोफे और काफ़ी टेबल और पास में ही एक प्राइवेट रूम था जो अखिल का था। ज़्यादा थक जाने पर वह आराम कर लिया करता था। अखिल पर तो जैसे उसकी नज़र जम सी गई और उसकी धड़कनें तेज हो गई। पर्पल कलर का बिजनेस सूट और वाइट शर्ट में वह तो जैसे कहर ढा रहा था। अखिल की उंगलियां लैपटॉप पर तेजी से चल रही थी कि तभी उसे किसी की नज़रों की गर्माहट महसूस हुई। उसने देखा कि आब्या उसे एकटक निहार रही है तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई और उतनी ही जल्दी गायब भी हो गई। अखिल ने कहा, मिस आब्या प्लीज़ सिट, मैंने आपकी परफॉर्मेंस देखी और कुणाल से बात भी की। मुझे लगता है कि आप यह कर सकती हैं, आपको एक मौका देना चाहिए। अखिल ने कुछ देर सोचा और आब्या की तरफ एक फाइल बढ़ाकर कहा, सो आब्या, आप कल से जॉब पे ज्वाइन कर सकती हैं। आपको मेरी पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर जॉब करना होगा, ठीक है ना? आब्या हिचकिचाते हुए बोली, सर पर्सनल असिस्टेंट? अखिल उसे देखते हुए बोला, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? तो आब्या ने ना में सिर हिला दिया। अखिल ने फिर से लैपटॉप पर नज़रें गड़ाए हुए कहा, आपको सैलरी और बाकी डिटेल्स मेल कर दी जाएगी और हाँ, आपको हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। आप पेपर्स देख लीजिए। आब्या ने वह फाइल उठाया और पढ़ने लगी। उसे कुछ भी गलत नहीं लगा तो उसने साइन करके अखिल को दे दिया और उसे ग्रीट करके वहाँ से चली गई। आब्या को पेपर्स गलत नहीं लगे तो उसने लास्ट के 1-2 पेज बिना पढ़े ही साइन कर दिया। आब्या के रूम से बाहर जाने के बाद अखिल ने वह फाइल ली और देखने लगा। फाइल देखते वक्त उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई जिसमें अखिल की खुशी साफ झलक रही थी और साथ ही आगे की कुछ प्लानिंग भी।
अब यह खुद की कंपनी के लिए थी या आब्या के लिए, यह सिर्फ वही जानता था। उसने उस फाइल को बंद करते हुए कहा, सॉरी आब्या, पर यह करना ज़रूरी था। मुझे पता है कि बहुत जल्द इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आब्या आनंद कॉरपोरेशन से सीधे अपने घर की तरफ चली गई। आज आब्या बहुत खुश थी कि उसे जॉब भी मिल गई और उसे अब इस घर में रहना नहीं पड़ेगा। रास्ते भर यही सोचते हुए वह घर पहुंच गई। दोपहर के करीब 4 बजे वह घर पहुंची। वह कैब वाले को पैसे देकर सीधे अपने कमरे में चली गई। कमरे के नाम पर वह बस एक सर्वेंट क्वार्टर था, जो कि क्वार्टर से भी खराब था। आब्या आते वक्त ब्रोकर से अपने नए फ्लैट की चाबी लेकर आई थी और जल्द से जल्द उस फ्लैट में शिफ्ट हो जाना चाहती थी। आब्या के पास जितनी भी छिपाई हुई सेविंग थी, उसने उसे उस फ्लैट को रेंट लेने में लगा दिया था। आब्या एक बैग में अपने कपड़े, किताबें और कुछ ज़रूरी सामान पैक करने लगी। वह सामान पैक करते हुए थोड़ी उदास दिख रही थी। उसे इस नर्क से जाने की जितनी खुशी थी, उतनी ही तकलीफ हो रही थी। इस घर में उसने अपना बचपन बिताया था। अपनी और अपनी माँ की कुछ पुरानी और अच्छी यादें थी इस घर में। वह जब भी बहुत उदास होती तो बगीचे में जाकर कुछ वक्त अकेले बिताती थी और आसमान में देखकर अपनी माँ को याद करती थी। अपनी माँ और पापा के साथ उसने कभी कुछ खास पल बिताए थे। यह सब सोचकर उसने अपनी माँ और उसकी एक तस्वीर अपने बैग में रखने लगी। तभी उसे उसके पीछे किसी के होने का आभास हुआ। उसने पीछे मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा तो पाया कि उसकी सौतेली माँ कामिनी खड़ी थी। कामिनी ने उससे नफरत भरी आवाज़ में कहा, तो महारानी को घर आने का याद आ ही गया, और यह बैग और सामान पैक करके कहाँ जा रही हो? लगता है मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही छूट दे रखी है। तुझे अपनी जगह और हैसियत याद दिलानी पड़ेगी। चुपचाप बता कहाँ जा रही है। तभी अभय उसके कमरे में आते हुए और एक भद्दी सी हंसी हंसते हुए बोला, और कहाँ जाएगी मम्मी? जा रही होगी अपने किसी आशिक के साथ रंगरलियाँ मनाने। यह सुनते ही आब्या ने अपनी मुट्ठी को कसकर भींच लिया। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, फिर भी उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया, क्योंकि वह इस वक्त कोई तमाशा नहीं चाहती थी। उसने अपने बैग की जीप बंद करते हुए शांत पर तीखे लहजे में कहा, आपसे मतलब? आप जो सोचना चाहें सोच सकती हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी अब तो आदत हो ही चुकी है, तो मुझे डराने की तो सोचना भी मत। और आप होती कौन है मुझसे यह पूछने वाली? कामिनी कुछ बोलना चाहती थी, पर उसने आते हुए अमित जी को देख लिया। वह थोड़ा उदास होते हुए बोली, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं माँ हूँ तुम्हारी, इतना जानने का हक है मुझे कि तुम कहाँ जा रही हो, वह भी ऐसे। उनके ऐसे अचानक से बदले हुए बर्ताव से आब्या बिल्कुल भी हैरान नहीं थी, क्योंकि उसे इस सब की आदत थी। आब्या ने उसी लहजे में कहा, यह हक आपका कभी नहीं था। आप बस मेरे पापा की बीवी हैं, तो वही बनकर रहिए। मेरी माँ बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको अच्छे से जानती हूँ। आप दोनों माँ बेटे तो गिरगिट से भी तेज हो, क्योंकि वह भी रंग बदलने में कुछ सेकंड लेता है। यह सुनकर अभय की मुट्ठियां कस गई। वह कुछ बोलने ही वाला था कि तभी अमित जी ने आब्या को गुस्से से घूरते हुए बोले, बदतमीज लड़की, अपनी माँ से बात तक करने की तमीज़ नहीं है तुम में। आज तक तुम्हारी माँ ने मुझे जो कुछ भी तुम्हारे बारे में कहा, मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और तुम्हें बार बार जाने दिया, पर आज तुमने हाथ पार कर दी। मुझे आज लग रहा है कि वह जो भी कहती थी सब सही कहती थी। वैसे मुझे तो यह हक होगा ना कि मैं तुम्हें यह सवाल पूछ सकूं। बदकिस्मती से बाप हूँ तुम्हारा। यह सुनकर आब्या हंसी और बोली, बाप? इस शब्द का मतलब भी पता है आपको? जो इंसान अपनी बेटी को ठुकरा दे, अपनी ही बेटी को कभी समझ ना सके, उस इंसान के मुँह से बाप पिता शब्द यह शोभा नहीं देते। मिस्टर तिवारी। आब्या के मुंह से पापा की जगह मिस्टर तिवारी सुनकर उन्हें एक धक्का सा लगा और गुस्से में आकर उन्होंने आब्या को खींचकर एक जोरदार थप्पड़ मारा। थप्पड़ इतना जोरदार था कि आब्या के गोरे और नाजुक गालों पर उंगलियों के निशान छप गए और उसके होठों का किनारा फटकर हल्का सा खून छलक आया। आब्या की आंखें नम हो गई थी। उधर अमित का गुस्सा बढ़ रहा था। अभय और कामिनी यह सब देखकर खुश हो रहे थे। अमित ने आब्या को मारने के लिए अपना दूसरा हाथ उठाया ही था कि किसी ने उनका हाथ हवा में ही पकड़ लिया। अमित ने आंखें घुमाकर उसे देखा तो वह हैरान रह गए। आब्या भी उस शख्स को हैरानी से आंखें बड़ी करके देख रही थी। वह इंसान कोई और नहीं, अखिल था।
अखिल ने अमित का हाथ झटका और उसके सामने आते हुए बोला, आपकी हिम्मत कैसे हुई उसे हर्ट करने की? शायद आपको अपनी और अपनी कंपनी की कोई पड़ी ही नहीं है। मैं चाहूँ तो आपकी और आपके फैमिली की इस गलती के लिए आपको रास्ते पर ला सकता हूँ। बहुत हर्ट कर लिया है आप लोगों ने आव्या को, पर अब मैं यह होने नहीं दूंगा। अखिल के यह कहने पर अमित का गुस्सा अब और बढ़ गया। उन्होंने अखिल को गुस्से से पूछा, मिस्टर आनंद, आप होंगे बड़े बिजनेसमैन, पर वह मेरी बेटी है। होते कौन है आप हमारे बीच में बोलने वाले? क्या लगती है यह आपकी? अखिल ने एक तेज नज़र अमित पर डाली और शांति से जवाब देते हुए कहा, वो मेरी पर्सनल असिस्टेंट है और मैं अपने एम्प्लॉय की सेफ्टी का पूरा ध्यान रखता हूँ। वैसे आप कहें तो मैं भी पुलिस को बुला सकता हूँ और आव्या को टॉर्चर करने और मेरी इंसल्ट करने के बेसिस पर आपको अंदर करवा सकता हूँ। तभी आव्या, जो अब तक शॉक्ड खड़ी थी, वह बोली, रहने दीजिए सर, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। मैं बस यहाँ से शांति से जाना चाहती हूँ। माना कि वह आज तक एक अच्छे पिता नहीं बन पाए, पर मैं एक बुरी बेटी नहीं बनना चाहती हूँ। वैसे भी आप सबके लिए मेरे पास कुछ है। यह कहकर आव्या ने अपने बैग में से कुछ पेपर्स निकाले और अमित के मुंह पर फेंकते हुए कहा, मिस्टर तिवारी, आपकी उस बेकार सी कंपनी के जो भी शेयर मेरे नाम थे, मैं आपको सब कुछ दे रही हूँ भीख के तौर पर। इन्हीं शेयर की वजह से आज तक मुझे यह सब झेलना पड़ा है। समझ लेना, मेरी माँ ने मुझे जो दिया था वह मैं आपको भीख में दे रही हूँ। यह कहकर उसने अखिल को देखा तो अखिल ने अपनी आंखें झपकाकर उसे तसल्ली दी। तभी अखिल के एक आदमी ने आव्या का बैग पकड़कर बाहर ले गया। आव्या भी अमित को देखते हुए बाहर चली गई। अमित ने आव्या को एक बार भी नहीं देखा। आव्या के जाने की दुख के बजाय उनकी आंखों में बस गुस्सा ही दिख रहा था। अखिल जाने लगा और रुककर पीछे मुड़ा और कामिनी, अभय और अमित को देखकर बोला, आज जो देखा वह आधा सच है। पूरा सच यह है कि मैं उससे प्यार करता हूँ। तो उसे छूने की तो छोड़ो, अगर आंख उठाकर भी देखा तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अगर उसे खरोच तक आई तो समझ लेना कि तुम सीधे यमलोक पहुंचोगे। तो आगे से थोड़ा दूर रहना उससे। यह कहकर अखिल ने अपना गोल्डन फ्रेम का चश्मा चढ़ाया और वहां से निकल गया। कामिनी और अभय उसे दांत पीसते हुए जाते हुए देख रहे थे, पर अमित की आंखों में अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो देने का दर्द कहीं ना कहीं झलक रहा था। वह वहां से चले गए। अभय ने गुस्से में आव्या का पीछा करने का सोचा और घर से निकल गया। अखिल की कार वहां से निकल चुकी थी और उस कार के आगे और पीछे 2 कार में बॉडीगार्ड्स थे। इस वजह से अभय चुपके से अपनी बाइक पर उनका पीछा करने लगा। आव्या कार में बैठी खिड़की की तरफ देखकर कुछ सोचे जा रही थी। अखिल ने उसे देखा और उसके कंधे पर हाथ रखा तो आव्या एकदम से होश में आई और अखिल को देखने लगी। अखिल उसे शांत कराते हुए बोला, रिलैक्स आव्या। आव्या ने उसे देखा और अचानक ही उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। आव्या कभी किसी के सामने नहीं रोती थी, पर आज न जाने उसे क्या महसूस हुआ। वह आज अपने इतने सालों के दर्द को अपने आंसुओं के सहारे बहा रही थी, अखिल के सीने से लगकर। अखिल ने भी उसे कसकर पकड़ लिया और उसके सर को सहलाने लगा। कुछ देर बाद आव्या शांत हुई और अखिल से अलग हुई। आव्या बोली, आई एम सो सॉरी सर, मेरी वजह से आपको वह सब बर्दाश्त करना पड़ा। और थैंक यू सर, अगर आप वहाँ न होते तो पता नहीं आज क्या होता। शायद मैं कभी वहाँ से निकल नहीं पाती। अखिल बोला, ऐसा कुछ नहीं होता। और हाँ सर, मैं ऑफिस में हूँ, यहाँ नहीं। तू मायरा की दोस्त है तो मेरी भी दोस्त तो बन ही सकती हो। आव्या ने कुछ ना कहकर बस हल्के से अपना सर हाँ में हिला दिया। अखिल यह देखकर स्माइल करने लगा। तभी उसकी नज़र आव्या के गालों पर पड़ी, जो थप्पड़ की वजह से सूज गई थी, और उसके होठों का किनारा फट के छलक रहा खून भी सूख चुका था। अखिल ने गाड़ी में रखा फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और ऑइंटमेंट निकाला। उसने आव्या के दूसरे गाल को प्यार से पकड़ा और उसका मुंह अपनी तरफ किया। आव्या हैरान होकर जम सी गई थी। अखिल की छुअन से वह बेचैन हो रही थी। अखिल ने आव्या के गालों को हल्के से पकड़कर उस पर दवा लगाने लगा। दवा लगाते वक्त आव्या के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई तो अखिल ने जल्दी से फूंक मारकर और भी आराम से दवा लगाने लगा। अखिल की इतनी केयर देखकर आव्या के दिल को गर्माहट मिल रही थी। उसके तेज धड़कते हुए दिल में भी कहीं जैसे एक सुकून था। आव्या की आंखें नम थी, क्योंकि मायरा के अलावा किसी ने भी उसकी इतनी केयर नहीं की थी। अखिल ने उसकी आंखों की नमी को समझ लिया और बोला, तू मेरे साथ मेरे घर चल रही हो, मायरा बहुत खुश होगी और तुम्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
तो आव्या ने जल्दी से कहा, नहीं अखिल जी, मैं वहाँ नहीं रह सकती, मैंने एक किराए का अपार्टमेंट ढूंढ लिया है, मैं वहीं रहूँगी। अखिल ने उसे मनाने की कोशिश की पर वह नहीं मानी, तो अखिल ने भी उसे ज़्यादा फोर्स नहीं किया और आव्या को उस नए अपार्टमेंट में छोड़कर चला गया और वहाँ पर एक आदमी को निगरानी रखने को बोलकर वहाँ से चला गया। अभय भी पास खड़ी एक कार के पीछे से यह सब देख रहा था। वह बोला, अब दिखाता हूँ तुझे आव्या की यह अभय क्या चीज़ है। बहुत जुबां चलने लगी है न तेरी, मेरी इंसल्ट करेगी। आज तेरी ऐसी हालत करूँगा न तू जिंदा रह पाएगी और न मर पाएगी। यह कहकर उसने किसी को कॉल किया और वहाँ से चला गया। सिद्धार्थ अपने ऑफिस में आज दोपहर के बाद फ्री था। वह वैसे एक फाइल को फिर से चेक कर रहा था। फाइल को चेक करने के बाद उसने फाइल बंद करके टेबल पर रखा और अपने केबिन में बने बड़े से कांच के दीवार के पास जाकर खड़ा हो गया। शाम के 3:30 बज रहे थे। सिद्धार्थ अपनी पॉकेट में हाथ डाले बस कांच के पास उस शहर को देखे जा रहा था। कांच से आती हुई धूप उसे एक सुकून का एहसास दिला रही थी। तभी राघव केबिन में आया और सिद्धार्थ को ऐसे खड़े हुए देखा। वह मन ही मन बोला, यह देखो इस आदमी को, कैसे आराम से खड़ा होकर धूप का मजा ले रहा है। उस दिन चित्रा को डिनर पर नहीं ले जा पाया तो कितनी नाराज हुई थी, और अगर आज भी कहीं घुमाने नहीं लेकर गया तो मेरा तो मर्डर ही कर देगी वह। पर इस राक्षस जैसे दोस्त कम बाज को कैसे मनाऊं। खुद तो अपनी गाड़ी को पटरी पर नहीं ला पा रहा है और मेरी गाड़ी जो पटरी पर है और चलने के लिए भी तैयार है, उसे नीचे उतारने में लगा हुआ है। यह सोचते ही उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वह खुश होते हुए बोला, अब बनेगा मेरा काम, अब देखता हूँ कैसे ये मना करेगा। अब अपने साथ साथ इसकी कहानी को भी लाइन पर मुझे ही लाना पड़ेगा। अपने इन 2 कंधों पर कितनों का भार लेकर चलूँगा। वह यह सब सोच ही रहा था कि सिद्धार्थ ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो राघव एकदम से घबरा गया, जैसे उसकी चोरी पकड़ ली हो किसी ने। उसने जब सिद्धार्थ को देखा तो राहत की सांस ली और बोला, यार ऐसे डराया मत करो तुम, वरना पता चला शादी से पहले ही हम लोग निकल गए हम, और अगर ऐसा हुआ ना तो तुम्हारी शादी भी नहीं होने दूंगा, समझे। भूत बनकर मर्राऊंगा तुम्हारे सर पर। सिद्धार्थ उसे भावहीन चेहरे के साथ देखते हुए बोला, हो गई तुम्हारी बकवास, अब किस काम से आए हो ये भी बता दो। तो राघव बोला, तुम ना हमेशा काम में ही रहो, काम के अलावा तो जैसे कोई दुनिया ही नहीं है तुम्हारे लिए। ऐसे ही रहे ना तो हो गई तुम्हारी और मायरा की कहानी पूरी। अरे अपने दिल की बात बोलोगे नहीं उससे तो क्या वह खुद चल के आएगी। कि सिद्धार्थ तुम बोल नहीं पा रहे हो तो मैं खुद चली आई तुमसे अपने दिल की बात बताने। भाई अब तो बोल दो, वरना पता चला कि इस चक्कर में तू जिंदगी भर सोचता ही रहेगा और उसके बच्चे तुझे पापा नहीं मामा बोल रहे हैं। इस पर सिद्धार्थ ने चिढ़कर कहा, क्या बकवास किए जा रहा है, कुछ भी मत बोल और मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगा। अगर किसी ने ऐसा सोचा भी ना तो जान ले लूंगा उसकी, समझा। तो राघव बोला, ऐसी बातें मुझे सुनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी आज ही बोल दो अगर हिम्मत है तो, वरना मैं समझूंगा कि इंडिया का बिजनेस टाइकून द सिद्धार्थ ओबराय अपने दिल की बात कहने से डर गया। सिद्धार्थ भी रौब से बोला, ठीक है आज मैं उससे कैसे भी करके बात करूंगा। फिर कुछ सोच कर बोला, पर करूंगा कैसे। तो राघव बोला, आज उसे डिनर पर ले जा, वैसे भी तुम दोनों इतने अच्छे दोस्त तो बन ही चुके हो कि वह तुम्हारे साथ डिनर पर जाए। सिद्धार्थ बोला, पर क्या वह चलेगी। तो राघव बोला, क्या पता हाँ कर दे, एक बार पूछ के तो देख। सिद्धार्थ ने फिर कुछ सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, वैसे इससे अच्छा भी एक आइडिया है मेरे पास। यह कहकर सिद्धार्थ ने मायरा को फ़ोन लगा दिया। 1-2 बेल बजने के बाद मायरा ने फ़ोन उठा लिया और कहा, हेलो। हाय मायरा, कैसी हो। मैं बहुत अच्छी हूँ, तुम कैसे हो, बड़े दिनों बाद याद आई हमारी। ऐसा नहीं है, वैसे हम काफ़ी दिनों से मिले नहीं हैं तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। क्या तुम आज फ्री हो। सॉरी सिद्धार्थ, आज मैं फ्री नहीं हूँ, क्या हम कल मिल सकते हैं। ठीक है तो मैं कल तुम्हें पिक करने आऊँगा, तुम तैयार रहना 10 बजे। ओके डन। पर क्या मुझे कुछ हिंट मिल सकता है कि कल क्या होने वाला है। तो सिद्धार्थ बोला, सॉरी मायरा, ये नहीं कर सकता मैं। ओके तो कल मिलते हैं फिर। मायरा ने हाँ कहा तो सिद्धार्थ ने फ़ोन कट कर दिया। राघव उसे नासमझी से देख रहा था तो सिद्धार्थ उसे देखते हुए बोला, ऐसे क्या देख रहा है, मैं सच में कल उसे अपने दिल की बात बताने वाला हूँ, पर ऐसे नहीं, कुछ स्पेशल करके। क्या सिद्धार्थ मायरा को अपने दिल की बात बता पाएगा।
अब है आव्या के साथ क्या करेगा? क्या अखिल आव्या को बचा पाएगा? अखिल ने आव्या से ऐसे कौन से सिग्नेचर लिए थे जिससे उसके चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी? अखिल, आव्या, सिद्धार्थ और मायरा की जिंदगी किस मोड़ पर उन्हें ले जाएगी? ऐसे और भी बहुत सारे सवालों का जवाब जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा यश लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।